नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। सरस्वती के ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब पर आपका सभी का स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से हमने राजस्थान का इतिहास की एक श्रृंखला शुरू की थी और उस राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला में हमने सबसे पहले मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ना शुरू किया। मेवाड़ राज्य के इतिहास में हमने इसके शासकों के संदर्भ में वंशजों में घुइल वंश देखा। घुइल के कई सारे क्रमों को देखते हुए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने महत्वपूर्ण किन किन को देखा। घुइल के बाद में फिर हमने देखा अल्लट के बाद में घुइल के बाद में हमने देखा कालभोज, या जिसको हम बप्पा रावल भी कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा अल्लट, और अल्लट के बाद में फिर हमने देखा महत्वपूर्ण शासकों में जेतर सिंह के बाद में महत्वपूर्ण शासकों में हमने देखा तेज सिंह के बाद में महत्वपूर्ण शासकों में हमने देखा समर सिंह, और समर सिंह के बाद में हमने यही ख़त्म किया था कि उसके दो पुत्र थे, एक का नाम रतन सिंह और एक का नाम कुंभकर्ण था। और कुंभकर्ण ने किस तरह से नेपाल में जाकर के राणा शाखा की शुरुआत की थी, ये बात हम पढ़ चुके थे। इनके संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें अपन पहले जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह राजस्थान के वो शासक हैं या मेवाड़ रियासत के वो शासक हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और प्रश्न बनने के और जिस कारण से चर्चा में रहे, उस चर्चा का जो महत्वपूर्ण कारण रहा वो इनकी पत्नी पद्मिनी रही। ये पद्मिनी जो है, इस पद्मिनी के कारण ही जो है राजस्थान में मेवाड़ के अंदर साका होता है, और उस साका के कारण जो है राजस्थान का में पहली बार केसरिया और जोहर की प्रथा प्रारंभ होती। मेवाड़ में पहली बार केसरिया और जोहर की प्रथा प्रारंभ होती है। ये जो हमारा चित्तौड़गढ़ का जो किला था, इस चित्तौड़गढ़ के किले पर एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि संदर्भ ग्रंथ में इसका नाम पूछा जा सकता है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम था पद्मावत। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ग्रंथ जो लिखा वो 1540 में लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में उल्लेखित किया कि चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे, उन राजा का नाम रावल रतन सिंह था, और दक्षिण के अंदर एक सिंगल देश था या सिंगल द्वीप था। उस सिंगल द्वीप की एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन की जो पत्नी थी, इसका नाम था चंपावती। गंधर्व सेन और चंपावती से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था पद्मिनी, जिसका नाम मिलता है पद्मिनी। और पद्मिनी के संदर्भ में एक और घटना जो मिलती है, पद्मिनी के एक पालतू तोता, इसका नाम था हीरामन। इस तरह से आपको कुछ नाम याद रखने उस कहानी के अनुसार। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह हुआ करते थे, और उसी समय दक्षिण का एक राज देश था जिसका नाम था सिंगल द्वीप, और उस सिंगल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन की पत्नी चंपावती, और चंपावती की जो पुत्री थी वो पद्मिनी थी, और पद्मिनी का एक तोता था हीरामन। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो वर्णन करते हुए रावल रतन सिंह और इस पद्मिनी की कहानी या प्रेम पर जो है प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि पद्मिनी का जो तोता हीरामन है, उसके पीछे कोई बिल्ली पड़ गई थी, और उस बिल्ली के डर से वो हीरामन तोता सिंगल द्वीप से उड़ता हुआ भारत में पहुंचता, और भारत में किसी शिकारी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। और इस तरह से वो तोता जो है सिंगल द्वीप से चित्तौड़गढ़ पहुंचता है रतन सिंह के पास में। रतन सिंह के दरबार में जैसे ही तोते को लाया जाता है, तो तोता जो है मनुष्य की भाषा में बोलता है। तो रतन सिंह तोते को अपने दरबार में रख लेते हैं, अपने महलों में आसपास वो रहने लगता है। तभी क्या था, जायसी के पद्मावत के अनुसार रतन सिंह की एक पहले की रानी थी नागमती। तो नागमती एक दिन सवर रही थी, और सजते हुए संवरते हुए तोते से पूछा कि बता मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो हीरामन तोता ने कहा कि आप कितनी सज लो संवर लो, पर हमारी जो राजकुमारी उसकी जैसी आप कभी लग नहीं सकती। तो नागमती को गुस्सा आया, वो तो चली गई, लेकिन इस बात को रतन सिंह ने सुन लिया कि बोले ये नागमती से भी सुंदर और कौन रानी हो सकती है, और वो ये हीरामन तोता किसकी बात कर रहा है। तो हीरामन की ने वो सारी जो कहानी थी वो रतन सिंह को बताई, और रतन सिंह सुनते ही उसको जो है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रतन सिंह को सुनते पद्मिनी से प्रेम हुआ, और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए वो चित्तौड़ से चला और सिंगल द्वीप पहुँच जाता है। वैसे तो इनके मिलने की कहानी और काफ़ी बहुत बड़ा ग्रंथ है ये साहित्य का, लेकिन
शॉर्ट में यदि इस कहानी को देखें तो इस ग्रंथ के अनुसार कि रतन सिंह जो है सन्यासी के भेष में सिंगल द्वीप पहुंचता और एक मंदिर में निवास करने लगता है और तोता की वजह से वो मिलते हैं। पद्मिनी रतन सिंह को देखती है, रतन सिंह पद्मिनी को देखता है, दोनों की नज़रें मिलती है, दोनों में प्रेम होता है और ये प्रेम इतना प्रगाढ़ बनता है कि दोनों विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। तो गंधर्व सेन और चंपावती रतन सिंह के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं कि भाई ये अच्छे खानदान से, अच्छे वंशजों से हैं, तो उनका विवाह भी हो जाता है और सुखपूर्वक यहाँ से ले आते हैं। और रानी पद्मिनी जो है रतन सिंह की होकर के चित्तौड़गढ़ में निवास करने लगती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम बड़ी आसानी से चल रहा है। किस तरह से पद्मिनी रतन सिंह के साथ रहने लगती है, घटना 1301-2 के आसपास की है। अब चित्तौड़गढ़ के किले में रतन सिंह और पद्मिनी दोनों आराम से प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। तभी क्या होता है, रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था, इसका नाम मिलेगा राघव चेतन। ये राघव चेतन व्यक्ति जिस चीज़ के लिए बदनाम था वो बदनाम था तंत्र मंत्र जादू टोना टोटके के लिए, और उसकी शिकायत किसी व्यक्ति ने रतन सिंह से कर दी। तो रतन सिंह अब ऐसे व्यक्ति को प्रसाद तो नहीं देगा, निश्चित रूप से दंड ही देगा। तो राघव चेतन को जो दंड स्वरूप रतन सिंह अपने महल से निष्कासित कर देता है और राघव चेतन अप्रसन्न होकर के सीधा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है दिल्ली। जैसे ही दिल्ली पहुंचता और अलाउद्दीन खिलजी को भड़काता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं। जब चित्तौड़गढ़ के पास चलता है तब उस समय की तारीख लिखी गई थी 28 जनवरी 1303 ईस्वी। इस तारीख का उल्लेख करता अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। अमीर खुसरो के अनुसार 28 जनवरी 1303 को जो है वो दिल्ली से चलता है और दिल्ली से चल कर के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के घेरा डालता है और लगभग घेरा डालने के साथ साथ इस दुर्ग को जीतने का वो कई सारा भरसक प्रयास करता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता है। तब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र रचा और शर्त रखी कि हम संधि कर लेते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, आपसे मित्रता कर लूँगा, एक बार पद्मिनी का दर्शन करा दो, मैं वापस अपने दिल्ली चला जाऊंगा। तो इस संधि के बहकावे में रतन सिंह आ जाता है और रतन सिंह और उसकी सेना भी बड़े 8 महीने से परेशान है कि किले में कई दिनों तक लड़े जा रहे हैं और अब धीरे धीरे खाद्यान्न की कमी होने लगी है, रसद सामग्री खत्म होने लगी। तो रतन सिंह मजबूर होकर के उसकी संधि की शर्त में आते हैं। जैसे ही वो संधि करने के लिए, बातचीत करने के लिए दुर्ग से नीचे उतरता है तो अलाउद्दीन खिलजी उसको बंदी बना लेता है। बंदी बने हुए रतन सिंह को छुड़वाने के लिए पद्मिनी के साथ में आए हुए 2 सैनिक थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम मिलेगा आपको बादल। दरअसल गोरा और बादल दोनों सिंगल द्वीप से, ऐसा उस कहानी में लिखा है कि सिंगल द्वीप से लाई थी। गोरा उस पद्मिनी का जो है चाचा था और बादल उसका भाई था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, कौन चाचा कौन भाई। तो पद्मिनी के 2 से भाई और चाचा जो हैं उसका बदला लेने के लिए, उसको वापस उड़ाने के लिए नीचे युद्ध लड़ने के लिए आते हैं दुर्ग से नीचे उतर करके। तब ये अपने सिर के ऊपर एक साफा धारण करते हैं, इसका नाम था केसरिया। लेकिन उन्होंने पहले एक योजना बनाई, गोरा और बादल ने एक खत लिखवाया अलाउद्दीन को कि भाई हमारी रानी आने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है। अलाउद्दीन का बोलो शर्त मुझे मंजूर है, बस मुझे रानी चाहिए। तो अलाउद्दीन ने वो शर्त मानी और इन्होंने शर्त रखी कि भाई हमें रानी अकेली नहीं आएगी, उसके साथ 1600 दासियाँ और आएगी और वो भी साथ में दिल्ली जाएगी, उसके लिए आप पालकियों की व्यवस्था कर दो। तो गोरा और बादल की योजना के अनुसार 1600 पालकियाँ महल के अंदर मंगवाई गई, किले के अंदर। उन पालकियों में दासियों की जगह एक पालकी में 2-2 सैनिक बैठे और इसे लगभग 3200 सैनिक उन पालकियों में बैठ कर के नीचे लाए गए, जहाँ पर उसका शिविर था। उस शिविर के चारों पास में आकर के अचानक उन सैनिकों ने धावा बोला। धावा बोलने के साथ साथ ही जो है रतन सिंह को छुड़वाने के संदर्भ में केसरिया धारण करके रतन सिंह, गोरा, बादल और उसकी कई सारे सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी शहादत दे देते हैं चित्तौड़गढ़ की मान शान को बचाने के लिए। ये जो केसरिया होता है, केसरिया के ध्यान रहे राजपूतों की, इस केसरिया के साथ साथ एक प्रथा और है जिसे हम जोहर कहते हैं राजपूती भाषा में। अब इस जोहर में क्या होता है कि राजपूत जब अपनी आन बान शान के लिए लड़ने के लिए नीचे उतरते हैं कि भाई अब मरना या मारना है, या मार के आना है या वापस मर जाना है लड़ते लड़ते, तब पीछे से राजपूत रानियाँ अपने आप को जिंदा नहीं रखती हैं। वो जानती है कि यदि गलती से दुश्मन जीता तो वो हमें पकड़ेंगे, तो उससे बचने के लिए वो राजपूत रानियाँ भी जो है
अग्नि कुंड में अग्नि का वर्ण कर देती थी और आत्मदाह कर लेती थी, ताकि उनके पतियों को या उनके पीछे से लड़ने वालों को सबल मिले, ताकत मिले और वो जोर से लड़े। तो इस तरह की दोनों घटनाएं जब एक साथ हो जाती है, यानी जहाँ पर केसरिया भी हो जाता है और जौहर भी हो जाता है, इन दोनों घटनाओं को सम्मिलित रूप में कहते हैं साका। साका राजपूतों की एक ज़बरदस्त प्रथा है जिसमें सैनिक और उनकी पत्नियां जो हैं अपने आप को जो है मिटा लेती है, नस्ते नाबूद कर लेती है, समाप्त कर लेती है। किसके लिए? अपनी मान मर्यादा, आन बान शान और मातृभूमि को बचाने के लिए। इस तरह की दोनों घटनाएं जहाँ होती है उसे साका कहते हैं। ऐसे साका राजस्थान के अंदर कई हुए हैं जो परीक्षा के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये ध्यान रहे, अधिकांश जो साका होने का जो कारण है राजस्थान में जहाँ जहाँ पर भी हुए हैं उसमें अधिकांश साका अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होते हैं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से राजस्थान का पहला साका 1301 ईस्वी में रणथंभौर में होता है। उसी की वजह से राजस्थान का दूसरा साका चित्तौड़गढ़ में होता है और मेवाड़ का साका पहला साका भी है और राजस्थान का दूसरा साका है जो भी लगभग 1303 ईस्वी को हुआ था। 1303 ईस्वी को ये राजस्थान का तो दूसरा होगा, राजस्थान का सेकंड साका और मेवाड़ का पहला साका। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, मेवाड़ का फर्स्ट और राजस्थान का दूसरा। राजस्थान का जो पहला वो रणथंभौर में हुआ था। इस तरह से इसके अलावा देखो, अलाउद्दीन की वजह से मेवाड़ में हो गया, रणथंभौर में हो गया, जालोर में हुआ था। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जहाँ जहाँ उसने आक्रमण किए वहाँ वहाँ साके हुए थे। उनको हम आगे संदर्भ में जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ देखते चलेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम मेवाड़ के पहले साके के बारे में बात करें जो 1303 ईस्वी का था। तो इस तरह से जो है रतन सिंह के बारे में पद्मिनी की जो कहानी है पद्मावत में मिलती है, वो मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका उल्लेख 1540 में किया था। इस संदर्भ में कई सारे इतिहासकार इस घटना को सत्य मानते हैं और कई सारे इतिहासकार इसको कपोल कल्पित मानते हैं। अब मानना लाजमी भी है क्योंकि पद्मावत जो लेखन का जो काल है वो 1540 मिलता है और जिस घटना का ये उल्लेख करता है वो घटना 1303 की है। तो लगभग 200 सालों का इसमें अंतर है और हो सकता है कहानी में कुछ चीज़ें देखो घटी बढ़ी हो तो बदलाव आ सकता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार जो हैं इसकी सत्यता को स्वीकार करते हैं। सत्यता को स्वीकार करता कौन कौन है? देखो, टोड इसको सही मानता है। इसके अलावा एक इतिहासकार हुआ फरिश्ता, ये भी इसको सही मानता है। इसके अलावा एक इतिहासकार है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। उस अकबरनामा में इस बात का उल्लेख करता है कहानी का। इसके अलावा एक इतिहासकार हुआ मनुची, फ्रांसीसी इतिहासकार है मनुची। इस मनुची ने भी इस घटना को जो है वो स्वीकार करता है और इस मलिक मोहम्मद जायसी की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करने वाले जो व्यक्ति हैं, स्वीकार नहीं करने वाले, नहीं करता, ये हैं सूर्यमल मिश्रण। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सूर्यमल मिश्रण मलिक मोहम्मद जायसी के इस कथानक को, इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक संदर्भ में सही नहीं मानते हैं या उसको कपोल कल्पित या चारण भाट कथित एक कथा वृत्तांत मानते हैं। बाकी इतने सारे इतिहासकार इसके संदर्भ में इस बात को स्वीकार करते हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भाई कौन मानता है कौन नहीं मानता, हमें परीक्षा के लिहाज से इनको देखना है। तो नहीं मानने वाला जो महत्वपूर्ण है वो सूर्यमल मिश्रण है। और आधुनिक कई सारे इतिहासकार भी जो है इसको स्वीकार करते हैं और इसका समर्थन करने वाले, मलिक मोहम्मद जायसी का समर्थन करने वाले टोड, फरिश्ता, अबुल फजल, मनुची आदि इतिहासकार मिलेंगे आपको। इसके अलावा देखो और घटना जो है ये हैं। इसके अलावा जब अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। तो अधिकार करने के बाद की जो घटना वो 1303 ईस्वी की है और इसका उल्लेख जो है इसमें एक तारीख भी लिखी है 26 अगस्त 1303। ये जो घटना का उल्लेख करता है वो अमीर खुसरो करता है। इस घटना का उल्लेख कौन करता है? अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार था अमीर खुसरो। खजाइनुल फुतूह में इस बात का उल्लेख करता है। ग्रंथ का नाम भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह है। इस पुस्तक में जो है इस बात का उल्लेख है कि 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसे विजित कर लिया था। साथ ही इसी अमीर खुसरो ने भी ये इस बात का उल्लेख किया था कि उसने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। ये बात भी जो है अमीर खुसरो उल्लेखित करता है।
तो इस तरह से कुछ एक घटनाएं जो है रावल रतन सिंह के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है। रावल रतन सिंह, पद्मिनी, हीरामन, सिंगल द्वीप, वहाँ के उसके माता पिता दोनों। इसके अलावा अमीर खुसरो के अनुसार किले को जीतने की तारीख 26 अगस्त 1303 है। 30,000 लोगों के कत्लेआम की घटना। इस कहानी को स्वीकार नहीं करने वाले सूर्यमल और आधुनिक इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को, और पद्मावत को स्वीकार करने वाले, उसकी सत्यता को स्वीकार करने वाले टोड हैं, फरिश्ता हैं, अबुल फजल है, मनुची है। इन सारे विद्वानों ने कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया अपने ग्रंथों में, तो इसकी सत्यता को स्वीकार करते हैं। यही कुछ बातें हैं। पिछली परीक्षा में, आप DLED वालों की पिछली परीक्षा में ये प्रश्न आ गया था वर्ष 2018 में, शायद संभवत है, कि राजस्थान के रावल रतन सिंह के दरबार से अपमानित करके जिस व्यक्ति को निकाला गया था उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो वहाँ पर सीधा सीधा जवाब में ऑप्शन में था राघव चेतन। तो उस कहानी बेस से भी कई बार प्रश्न बन सकते हैं, और ये इसका प्रबल उदाहरण है जो आपके पीछे वाले पेपरों में आया था। तो कहानी को आप मोटे मोटे रूप से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखें, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमने देख लिए हैं। इस तरह से जो है अब इस कहानी में होता क्या, कहानी जैसे ही अंत होती है तो रावल रतन सिंह का भी अंत होता है, लेकिन यहाँ केवल रावल रतन सिंह का अंत नहीं हुआ था। जो गुहिल वंश की जो शाखा चली, उस गुहिल वंश शाखा में जो रावल कहलाने वाले जो शासक थे वो रावल रतन सिंह अंतिम थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ रावल शाखा का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीत तो लिया। जीतने के बाद में इसका जो किलेदार है, किलेदार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले का जो किलेदार है अपने पुत्र खिज्र खां को बना दिया, अपने पुत्र खिज्र खां को बना दिया। खिज्र खां ने एक और काम कर दिया, चित्तौड़ का नाम बदला और नाम रख दिया खिजराबाद। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना हो गई। इसके अलावा खिज्र खां ने खिजराबाद नाम तो कर दिया, नाम करने के साथ साथ यहाँ का जो किलेदार था उस खिज्र खां ने क्या किया, ये भी यहाँ ज़्यादा दिन तक टिका नहीं था। घटना 1303 की थी। चित्तौड़गढ़ में किलेदार भी चेंज हो गया, खिज्र खां को बना दिया। लेकिन खिज्र खां ने क्या किया, जालोर का एक चौहान शासक, सोनगरा शासक था, इसका नाम था मालदेव सोनगरा। शासक का नाम क्या मिलेगा, मालदेव सोनगरा। और मालदेव सोनगरा के बहुत बड़ी बड़ी मूँछें होने के कारण जो मूछाला मालदेव सोनगरा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इसको खिज्र खां ने चित्तौड़ का किलेदार बनाया और ये भी वापस दिल्ली जा कर के रहने लगा। मालदेव सोनगरा ने भी क्या किया, थोड़े समय तक तो ये रहा, इसके बाद में किलेदार बन गया था। बनवीर सोनगरे का भी उल्लेख मिलता है। बनवीर सोनगरा, जब बनवीर सोनगरा किले की किलेदारी कर रहा था तब इसी चित्तौड़ के आसपास में एक गांव था, गांव का नाम था सिसोदा। गांव का नाम मिलेगा सिसोदा। हमने देखा था जो राहप नाम का व्यक्ति था उसने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। और सिसोदा के जो सरदार थे, सेनापति थे, जागीरदार थे, उन जागीरदारों ने लगातार किले पर हमला करना प्रारंभ किया। उन सरदारों में एक शक्तिशाली सरदार था जिसका नाम मिलता है इतिहास में हमीर। और ये जिस गांव का था सिसोदा, तो उसके कारण इसके पीछे लग गया था सिसोदिया। तो हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण तो किया ही किया, लेकिन सफल आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। और इस तरह से जो है बप्पा रावल को जो वरदान मिला था हरित ऋषि का कि भाई ये धरती तेरे नाम से अमर रहेगी, तो वो वरदान वापस यहाँ पर फलीभूत हो गया। कुछ एक वर्षों के लिए 22-23 सालों तक के लिए ये दूसरों के अधिकार क्षेत्र में ही, और वापस उन्हीं के वंशजों में से सिसोदियों के हाथ में ये धरती आ गई। और यहाँ से लेकर के फिर लगातार अब तक भी जो है चित्तौड़ पर सिसोदियों का ही राज काबिज है, या यहाँ के जो राणा या वंशज है वो यही हैं। हमीर के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें ये मिलती है कि हमीर ने सबसे पहले चित्तौड़ में सिसोदियों की राणा शाखा की शुरुआत की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राणा शाखा। इसके अलावा हमीर को जो है मेवाड़ का उद्धारक होने का गौरव भी प्राप्त है, मेवाड़ का उद्धारक, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमीर सिसोदिया को कई सारी प्रशस्तियों में, खास तौर से विजय स्तंभ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। विषम घाटी पंचानन, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है, हमीर सिसोदिया को दी गई है। तो कुछ एक बातें हमीर सिसोदिया के बारे में ध्यान रखनी है। राणा शाखा की शुरुआत हुई थी, एक बात तो ये, मेवाड़ का उद्धार किसे कहते हैं, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको हमीर सिसोदिया के संदर्भ में ध्यान रखनी है। इसके बाद
थोड़ा सा इस घटनाक्रम को आगे बढ़ा देते हैं और आगे की भूमिका हम अभी तैयार कर लेते हैं। रावल रतन सिंह, उसके बाद हमीर सिसोदिया, और किस तरह से इस चित्तौड़ को पहली बार जो है मुस्लिम शासकों ने जीता और फिर वापस मेवाड़ के घुइलों के वंशज सिसोदियों के हाथों में ये धरा आई। उसके बाद हमीर के बाद के शासकों में जो महत्वपूर्ण शासक मिलेंगे अपने को हमीर सिसोदिया के बाद में, वो मिलेंगे हमीर सिसोदिया जो मेवाड़ के उद्धारक हैं। उनके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आएंगे वो आएंगे क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह जो इतिहास में खेता के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखो नाम भी क्या है इनका, क्षेत्र सिंह। तो क्षेत्र सिंह ने मेवाड़ का बहुत सारा क्षेत्र बढ़ाया था। सबसे पहले उसने अजमेर दुर्ग को जीता, ये बात आपको ध्यान रखनी है एक बात। दूसरी बात, अजमेर के अलावा अपना जो बिजोलिया क्षेत्र है, बिजोलिया भूभाग को जीता। दूसरी बात, पहली बार या यूं कहिए फर्स्ट बार हाड़ा शासकों को पराजित किया, हाड़ा शासकों को हराया। इसके अलावा तीसरी बात है, इन्हीं के समय क्षेत्र सिंह के समय में इसने मालवा के दिलावर खां को पराजित किया और पराजित करने के साथ साथ ही जो है मुगल मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ। किस शासक के समय? क्षेत्र सिंह के समय प्रारंभ हुआ, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्षेत्र सिंह के समय में मुगल मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। पहली बार हाड़ा शासकों को हराने का श्रेय वो क्षेत्र सिंह को जाता है। बिजोलिया भूभाग को ये विजित करता है। इसके अलावा अजमेर किले को भी यही जीतता है। तब से जो है ये मेवाड़ के सिसोदियों के अधीन रहता है और आगे चल करके इन्हीं के वंशजों में आएगा पृथ्वीराज सिसोदिया। उसकी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम जो है तारागढ़ पड़ेगा। ये आगे की घटना है। लेकिन उससे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है अजमेर दुर्ग जो है वो क्षेत्र सिंह या मेवाड़ शासकों के अधीन आ गया था। ये तब की घटना है। इसके बाद देखो क्षेत्र सिंह के अलावा और महत्वपूर्ण शासकों की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। वैसे क्षेत्र सिंह के संदर्भ में और चीज़ें और मिलेगी। इसकी एक दासी थी, इसका नाम था खातिन, और उस खातिन दासी के जो हैं 2 पुत्र भी हुए थे जिनका संबंध आप आगे चल करके जोड़ने वाले हैं, चाचा और मेरा का, क्योंकि वो आगे जो वापस इस घटनाक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि क्षेत्र सिंह के 2 दासी थी खातिन, इसके 2 पुत्र होंगे, उनका उल्लेख आगे चल करके करेंगे। तो ये क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह के बाद के शासकों में हम जो महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लक्ष्य सिंह जो हैं इतिहास में राणा लाखा के नाम से प्रसिद्ध है, राणा लाखा। अब लक्ष्य सिंह प्रसिद्ध किस किस के लिए? 2-3 चीज़ों के लिए हैं, वो ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं हैं। राणा लाखा जिसके लिए प्रसिद्ध है, पहला एक तो इसके समय में जावर क्षेत्र है, जावर आज भी मौजूद है, जहाँ माइंस है बहुत बड़ी शीशा जस्ता की। जावर में चांदी की खान की खोज हुई, चांदी की खान मिली पहली बात। तो चांदी की खान मिलने का प्रतीक ये कि इसके समय में आर्थिक रूप से बड़ी उन्नति हुई होगी। दूसरा, राणा लाखा के काल में एक झील बनी, झील का नाम था पिछोला, झील। तो ये पिछोला झील जो है वो राणा लाखा के काल में बनती है। इस पिछोला झील को जो है 2 बंजारे थे। वैसे तो कई सारी पुस्तकों में इसका उल्लेख पिछू बंजारे के द्वारा उल्लेखित होना बताया है। कुछ जगह जो है इसका उल्लेख जो है, एक बंजारा है इसका नाम है बिच्छू मार, एक का नाम है चिड़ी मार। बिच्छू मार और चिड़ी मार नामक 2 बंजारे थे। इन दोनों बंजारों के बेल थे। उस बेलों की स्मृति में दोनों ने जो है एक झील बनवाई, इसका नाम था पिछोला। तो राणा लाखा के काल की 2 घटना हो गई, जावर में चांदी की खान का निकलना, पिछोला झील का बनना। इसके अलावा इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है, इनका विवाह जो है हंसाबाई से हुआ था। इस घटनाक्रम को हम कल देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़े हुए इस वीडियो को देखने के बाद में जितना कंटेंट आपने देखा उसको अपने आसपास में और भी जो मैटर आपको कहीं मिलता है उस मैटर को फिर से पढ़िए, बार बार देखिए। कोई प्रश्न आपके जहन में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी गाइड हो या अच्छे मैटर को एक बार वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पढ़ेंगे, नोट्सों को बराबर बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।